आखिर यहाँ पर आकर अमित शाह का समीकरण काम क्यों नहीं करता है? हिंदू हृदय सम्राट क्यों यहाँ पॉपुलर नहीं हो पाते हैं? गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार में रहते हुए भाजपा के साथ आज तक इतना कड़ा फैसला किसी ने नहीं लिया था। आपके यहाँ 2.5 लाख हिंदू बांग्लादेशी भी आ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से देशनामा देख रहे हैं आप, जहां पर हम करते हैं देश स्तर के ज्वलंत और सामरिक मुद्दों पर चीरफाड़। हमारे संपादक आपको खबर के बारे में बताते हैं और स्ट्रेचर पर लिटाकर पूरी तरह से चीरफाड़ करके बताया जाता है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। लगातार जो राजनीति चल रही है देश स्तर पर 2029 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आपने देखा कि कई तरह के समीकरण गढ़े गए, बनाए गए। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, धारा 370, राम मंदिर और तमाम ट्रिपल तलाक की बात हो, एनआरसी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़ा चुनाव, जब 2029 में चुनाव होगा तो महिला आरक्षण की बात करके, और देखिए जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं, अब सीमांकन भी होने लगा है। परिसीमन करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से देश का पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदल रहा है। लगातार अमित शाह की नजर सीमांचल इलाके पे आप देख रहे हैं। चुनाव में चर्चा हमेशा इस बात की होती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व के एजेंडों को लेकर चलती है, हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर जो प्रधानमंत्री बनने का सपना नरेंद्र मोदी लगातार बनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कुछ इलाकों में चूक जाती है। आप देखे होंगे कि बंगाल चुनाव में भी इस वोट बैंक की चर्चा खूब हुई थी। इस वोट बैंक पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोगों की नजर जरूर है, लेकिन इसमें तीसरे लोग ही बाजी मार जाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी किन एजेंडों पर काम कर रही है? बंगाल चुनाव के समय भी आपने देखा था, भले ही देश के अन्य राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन बंगाल में आखिर क्या हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को अपने पाले में नहीं ला पाती है। और इसी के मद्देनजर आज का यह मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। हमारे संपादक इस पर ही आज चीरफाड़ करके बताएंगे कि जो वोट बैंक बंगाल सीमांचल के जो आसपास का वोट बैंक है, उस पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही की नजर है, लेकिन इसमें बाजी कौन मारेगा। शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, सीमांचल में भी वो जाते हैं तो बड़ी जो रैलियां करके वो एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व जो एजेंडा चला आ रहा है पूरे देश में, जो हिंदुत्व की लहर है, वो कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है, उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो जा रही है सीमांचल इलाके में। सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर सर ये कौन सा वोट बैंक है जिसपे सत्ता और विपक्ष दोनों ही की नजर है, लेकिन बाजी कोई नहीं मार पा रहा है। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, वैसे भी भाजपा का पैटर्न ये रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से एक बार फिर से हिंदू राष्ट्रवाद का एक जो नया डेफिनेशन है वो गढ़कर उनको बार बार सत्ता में पहुंचाया जा रहा है। पोलराइजेशन जब तक हिंदुत्व के नाम पर होता रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते रहेंगे या भाजपा का प्रधानमंत्री बनता रहेगा। अब मोदी ने तो उस सेंटिमेंट को काफ़ी इग्नाइट कर लिया है अपने कार्यकाल के दौरान, तो वो बड़े सेफ हैं उस मामले में। लेकिन हो सकता है कि उनके बाद जो आए वो क्या उस तरह से हृदय सम्राट होंगे हिंदू, वो क्या वो उस रिटोरिक में फिट हो पाएंगे, ये सब बड़ा सवाल है। इसीलिए आप बार बार सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का नाम ना लेके सीधा योगी का नाम जाता है। तो ये इसी बने बनाए खांचे में फिट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये तो मीडिया का परसेप्शन है, ये पार्टी के कुछ हिस्सों का परसेप्शन होता है। ओवरऑल परसेप्शन क्या है? देखिए, ओवरऑल परसेप्शन यही है कि हम उस कॉज को ही एलिमिनेट कर दें जिसकी वजह से हमें ये पोलराइजेशन पे कंप्लीट डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। मतलब संपूर्ण हिंदू वोट ले पाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। ये किसी चुनाव में नहीं हुआ है, ये कभी चुनाव में नहीं होगा। अगर आप 2019 में पाकिस्तान और जो भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके चलते सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, उसके चलते 2019 में व्हाइट वॉश करने गए थे और आपको फिर भी वो आंकड़ा नहीं प्राप्त हुआ था पूरे देश में जो आपने टारगेट इस बार 2024 में रखा था। बिल्कुल, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद भी। तो फिर आप कभी भी संपूर्ण हिंदू वोट पे रियलाइज करके कि हम 100% हिंदू वोट ले लेंगे और हम सरकार बेहतर तरीके से बना पाएंगे, इस पे आप नहीं चल सकते हैं। आपको ये मानकर चलना होगा कि आंशिक हिंदू वोट डिवाइड होगा और वो एनडीए से छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा।
राहुल गांधी का मंदिरों में जाना, राहुल गांधी का प्रोग्रेसिवनेस को लेकर बात करना, राहुल गांधी का पढ़े लिखे युवाओं को हिंदू जो रिटोरिक वोट्स है उससे अलग करना, भाजपा को अछूत सा बनाने की कोशिश करना कि भाजपा का हिंदुवाद जो है वो घिसा पिटा है, दिखावटी है, हम प्रैक्टिसिंग सनातनी है, हम इस हिंदुवाद को मानते हैं जिसमें वैश्विक धरोहर मानी जाती है, हिंदुत्व तो समावेश की बात करता है, एलिमिनेशन की बात नहीं करता है। ये सब बातें जब राहुल गांधी करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा उनकी बात सुनता है। इस चुनाव में भी सुना। अब इसी वजह से अयोध्या जैसे जगह पर भी आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो अब भाजपा विल ट्राई टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट और फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, या इसको आसान भाषा में कहें तो समस्या को पकड़ेगी और उसे समाप्त करने की कोशिश करेगी। देखिए, आपने देखा, आपने चर्चा भी इस बात की कि अमित शाह सीमावर्ती क्षेत्रों में बिहार के खूब घूम रहे हैं। सीमांचल के इलाकों में पूर्णिया, अररिया, जो किशनगंज का क्षेत्र है वहाँ खूब उनका सभा हुआ है, खूब जगहों पर वो घूमे हैं और बिना चुनाव के ही घूमे थे। तो एक संशय उत्पन्न हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या है। कुछ लोगों ने इसे इस तरह से जोड़कर देखा कि भारत के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने जैसे मेघालय में किया, जैसे मणिपुर में किया, जैसे साउथ के स्टेट्स में किया, जैसे चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं, जैसे मेघालय और मणिपुर, इन नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स हैं और जो माइग्रेटरी ट्राइब्स हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश की गई उन्होंने। तो उसकी वजह से उनको एक मॉडर्न चाणक्य का टैग दिया जाता है। हालांकि इट्स हाईली डिबेटेबल, क्योंकि कई राज्यों में जब हार होती है तो फिर कौन जीता, कौन हराया? अगर जिताए अमित शाह तो हराए कौन? तो उस वजह से डिबेटेबल है। बट एज अ पार्ट ऑफ बीजेपी एंड बीजेपी's माउथपीसेस, दे ट्राई टू प्रोजेक्ट अमित शाह एज द नेक्स्ट चाणक्य। और वो बिहार जैसे इलाकों में आकर, बांग्लादेश जैसे इलाकों, वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों में आकर, त्रिपुरा और फिर मणिपुर, इन जगहों पर आकर क्वेश्चनेबल हो जाता है। आखिर यहाँ पर आकर अमित शाह का समीकरण काम क्यों नहीं करता है? हिंदू हृदय सम्राट क्यों यहाँ पॉपुलर नहीं हो पाते हैं? ऐसा नहीं है कि हिंदू मेजोरिटी यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाजपा पोलराइज नहीं कर पाती है, कर पाती है, लेकिन देयर इज अ साइलेंट फैक्टर दैट इज वर्किंग। बिहार, बंगाल और त्रिपुरा जैसे इलाकों में, अब यहाँ तक कि आप देखिए जो हरियाणा का चुनाव हुआ था वहां भी इसकी चर्चा हुई थी। अब हम बता रहे दर्शकों कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। देखिए, देश भर में सीए लागू करने की बात हो गई है। अब सीए भी, जो कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, वो अब सीए कानून बनकर आने वाला है। एनआरसी को लेकर भी जो नेशनल रजिस्टर है वो फॉर सिटीजन, वो भी अब अमेंडमेंट की ओर बढ़ चुका है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक मुद्दा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, माने सभी धर्म और सभी जाति के लोग जो देश भर में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या समुदाय को रिप्रेजेंट करते हो, उनके लिए एक तरह का कानून हो, ये हो, तो इसकी तरफ देश बढ़ रहा है। ऐसे में आपने देखा कि वक्फ बिल को डिसॉल्व करना, वक्फ जो प्रोसीजर है उसको डिसॉल्व करना, विभिन्न राज्यों को ताकत देना, भाजपा ने नहीं कहा कि हम डिसॉल्व कर देंगे, राज्य तय करें। उसी कड़ी में आपने देखा कि राज्य ने तय कर लिया। बिहार में हालांकि जेपीसी को नीतीश कुमार ने इंटर तक नहीं करने दिया। तो ये क्या कंक्लूड करता है? दिस कंक्लूड्स टू कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक भाजपा को फुल कंट्रोल बिहार में नहीं मिलेगा, और जब तक ममता है तब तक पैसिव कंट्रोल भी नहीं मिलेगा बंगाल में। बंगाल में भाजपा और जो ममता के कार्यकर्ता हैं, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जब चुनाव के दौरान देखते हैं आप, तो आपको रियलाइज होता है कि ये किसी देश के आंतरिक चुनाव है ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि ये दो देशों के बीच का भी चुनाव है कहीं। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो हिंसाएं हुई हैं उनके आंकड़े निकालिए, और अब बंगाल में हुए चुनाव के आंकड़े निकालिए। बंगाल में कहीं ज्यादा हिंसा हुआ है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि देश में गृह जैसी स्थितियां हैं, और स्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके देश में बाहरी देश के लोग आकर रह रहे हैं। उनके पास बीपीएल कार्ड, उनके पास आपके आधार कार्ड, उनके पास आपके वोटिंग कार्ड, उनके पास आपकी जमीनें, उनकी रजिस्ट्री, आप उनके पास आपके यहाँ रहने का परमिट, नौकरियां, सब कुछ हैं। और ये कालांतर में अलग अलग सर्वेज, अलग अलग खबरों के माध्यम से हमने जाना है। कोई आंकड़ा नहीं है। कोई आंकड़ा हो तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं, चूंकि आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे तो
2001 से अब तक आंकड़ों में इतना अंतर आया है कि 2001-2 में जहां आंकड़े 1.5 मिलियन इमिग्रेशन जो है वो दर्शा रहे थे, और ये इमिग्रेशन में बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं बर्मा की बात कर रहा हूं, ना मैं चीन की बात कर रहा हूं, ना मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ना मैं भूटान की बात कर रहा हूं, ना श्रीलंका की बात कर रहा हूं, मैं पूर्णतः बंगाल यानी बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश इमिग्रेंट्स हमारे देश में, खास तौर पे जिन राज्यों की मैं चर्चा कर रहा हूं, चाहे असम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, वेस्ट बंगाल हो, मणिपुर हो, बिहार हो, झारखंड हो, झारखंड में तो कम है, लेकिन इन राज्यों में डायरेक्ट इनकी एंट्री हो रही है। और चूंकि बॉर्डर्स नजदीक हैं, तो बॉर्डर्स नजदीक होने ही एक मत समस्या नहीं है। आपने देखा होगा हाल में एक जनरल परसेप्शन है कि भारत का नेपाल से बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन हाल के कोई भी अखबार, आप केवल गूगल पर जाइए और भारत और नेपाल सर्च कीजिए, आप देखिए कि अच्छी खबरें कम और निगेटिव खबरें ज्यादा हैं। इनफैक्ट अच्छी खबरें मिले भी ना आपको, हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच में लगातार दिख रहा है, एंड दिस इज ओनली व्हाई क्योंकि जो कोरोना काल था उसके बाद से इमिग्रेशन जो इंडिया की तरफ बढ़ा है बांग्लादेशियों का, दैट इज कंप्लीटली थ्रू नेपाल। बिल्कुल, नेपाल वो बटल नेक बन गया है जिसकी वजह से सारा जो फनल नहीं होता, तेल आप भरते हैं कहीं तो एक पूरा फनल धारते हैं तो तेल एक ही जगह जाता है, उस तरह से जितना भी आसपास का बटल नेक है वो सीधा फनल हमारे देश की तरफ गजल कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को। देन अगेन मैं बाकी लेफ्ट ओरिएंटेड मीडिया या तथाकथित हिंदू सम्राट पत्रकारों की तरह मैं बात नहीं करूंगा। ये जो लोग आ रहे हैं हर साल एक बहुत बड़ी संख्या में, ये लोग केवल मुस्लिम नहीं हैं, बांग्लादेश, यही तो खेल है इसमें। ये केवल मुस्लिम नहीं है। आपने मुझे बताया था, मैं उस बात को रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पे। अबू बरकत जो कि एक जो ढाका ट्रिब्यून है, इसमें इनका एक आर्टिकल छपता है। अबू बरकत कौन है? तो वहाँ के एक प्रोफेसर हैं जो ढाका यूनिवर्सिटी उसके, इसमें इनके हिसाब से लगभग 2.5 लाख हिंदू माइग्रेंट्स हर साल इंडिया आ रहे हैं। ये हिंदू माइग्रेंट्स ही केवल हैं, 2.5 के आसपास ये जो आंकड़ा है, ये इंडिया की तरफ हिंदू बांग्लादेशी आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था शेख हसीना की जो सरकार को पलट दिया गया था रातों रात। आपने देखा था किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और बांग्लादेश में गृह की स्थिति उत्पन्न हुई थी और नई सरकार बनी। एक कायदे से अगर बात की जाए तो ये फेसिस्ट ताकतें हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त हैं। ये वो ताकतें हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, जो जिनकी विचारधारा है कि अगर आप उनके धर्म को, उनके स्थिति को, उनके वेज को ऑफ लाइफ को नहीं मानते हैं तो आप काफिर हैं या आप जीने के ही लायक नहीं है, आप उस देश में नहीं रह सकते हैं। इस वजह से हिंदू जो जातियां हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं बांग्लादेश में, वो मजबूर हैं, कत्लेआम हो रहा है, इसलिए उन्हें भागना ही पड़ेगा। और आपके और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह वो बॉर्डर बहुत चौकस नहीं है। हमने नेपाल को बहुत हद तक एक रियायत दे रखा है। नेपाल और हमारे बॉर्डर्स के बीच में कोई पासपोर्ट का समझौता नहीं है। हमारे उनके बीच में बहुत तरह के जो व्यावसायिक टर्म्स हैं वो डेवलप्ड हैं। तो इस वजह से हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन नेपाल के माध्यम से बांग्लादेशियों का, बांग्लादेशी मुस्लिम और हिंदुओं का लगातार इंडिया में प्रवेश करना ये लगातार जारी है। जबकि मैं यहाँ एक बात बोल दूं, बाकी लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक बांग्लादेशी मुसलमानों का, बांग्लादेशी हिंदुओं का रहना हो रहा है। बिहार में एक खास बात यह है कि चूंकि बंगाल में तो बगल में जो वेस्ट बंगाल है वहां हिंदू और मुस्लिम बांग्लादेशी एक अच्छी की संख्या में जाते हैं, लेकिन बिहार में हिंदू बांग्लादेशियों की संख्या कम है, मुस्लिम बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है रोहिंग्या की। इसका कारण यह है कि बिहार के सीमावर्ती इलाके जो हैं जिनमें ये पहुंच पा रहे हैं आसानी से, वो इलाके पहले से ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। और जो हिंदू, आपने देखा होगा हाल ही में देश भर में कई हिंदू यात्राओं की चर्चा हुई, लेकिन हाल में बिहार में आपने देखा कि गिरिराज सिंह की यात्रा की खूब चर्चा हुई। गिरिराज सिंह की यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह का तेवर बड़ा कड़ा था। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार में रहते हुए भाजपा के साथ आज तक इतना कड़ा फैसला किसी ने नहीं लिया था, इतना जो कह सकता है कि खुलकर भाजपा कभी खेली नहीं थी। और गिरिराज सिंह के कार्यक्रम में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने ये तो कह दिया कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा।
तो ये कहने का मतलब क्या है? अगर बांग्लादेश से हिंदू आके रह रहे हैं तो वो ये बात तो नहीं कहते हैं। उस पूरे इलाके का वोटिंग डेमोग्राफी है वो बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम डोमिनेंट, हाँ बढ़ता जा रहा है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन व्हेन एक्शन कम्स रिएक्शन इक्विफाइज। जैसे ही वहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां के हिंदुओं का टॉलरेंस लेवल घटता जाता है और जब टॉलरेंस लेवल घटता है तो आप देखते होंगे कि इन क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद 40-45% मुस्लिम होने के बावजूद भी यहां से सांसद जीत के आते हैं वो हिंदू होते हैं, क्योंकि उस मुस्लिम जनसंख्या के वजह से रिएक्शन ये होता है कि हिंदू एकजुट होते हैं और उन्हीं हिंदुओं को एकजुट करके वो राष्ट्रवाद का जो तथाकथित जो काढ़ा है जो मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी का एक है तो सेफ है वाला फॉर्मूला वहां सेट हो जाता है, वही काढ़ा पिला दिया जा रहा है। तो इट इज ओनली टाइम कि जैसे जैसे वहां से इन्फिल्ट्रेशन होगा वैसे वैसे ये टॉलरेंस लेवल घटता जाएगा पूरे बिहार में, जैसे बंगाल में हो चुका है। तो ये तो फायदा है ना भाजपा के लिए, बिल्कुल भाजपा को फायदा है और भाजपा तो यही इससे भी आगे बढ़ रही है ना। अमित शाह ने जो सीए एनआरसी का जो फॉर्मूला लेकर आया है जिसको अब वो आसानी से इंप्लीमेंट कर लेंगे हर राज्य में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं। असम वाला कॉन्सेंट्रेशन कैंप याद है ना, जिसको लेकर खूब छाती पीटा गया था कि कैसे रख सकते हैं, ये तो यातना शिविर है, हमें तो याद दिला दिया जा रहा है हिटलर का और उस वक्त के यहूदियों का। लेकिन सच्चाई यही है कि एक देश जो कि ऑलरेडी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, जो विकसित नहीं, जिसकी खुद की जनसंख्या लगातार विस्फोट हो रही है, बढ़ती जा रही है, वो देश बाहर के नागरिकों को प्राथमिकता नहीं दे सकता है, वो उनको शरण नहीं दे सकता है। आप इसे किसी भी स्तर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। क्या अमेरिका जो जब बैठक होती है सारे देशों की, उसमें साफ तौर पर अमेरिका भारत को लेकर बहुत क्रिटिकल होता है, उसके बॉर्डर वाले जो पॉलिसीज है उसको लेकर कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के खिलाफ भारत बहुत सख्त रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पॉलिसी बनाई ही जा रही है भारत में, अभी तो सर्वे ही किया जा रहा है। लेकिन एक देश को इस बात का पूरा अधिकार है और होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए और प्राथमिकता देने के लिए और रिसोर्सेज देने के लिए किसी गैर देश के नागरिकों को या तो शिविर में रखे या एग्जाइल करे या पूरी तरह से इग्नोर कर दे, अपने बॉर्डर्स को सील कर दे, क्योंकि यही जो दोगली व्यवस्था है ये अमेरिका करता आया है। अमेरिका यही करता है अपने पड़ोसी देशों के साथ। अमेरिका के आसपास जो देश हैं, चाहे कनाडा हो या मैक्सिको हो, दोनों जगहों से शरणार्थी घुसने की कोशिश करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हर साल कई इसमें मारे जाते हैं। अमेरिका उन नागरिकों को घुसने नहीं देता है। जो पासपोर्ट लॉज हैं वो कितने कठिन है अमेरिका में घुसने के उन देशों के लिए, आप पता कीजिए। उनको ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप एफ तक पहुंचाया जाता है, मतलब नौकरी आप ऊपर की नहीं कर सकते हैं। अगर मैक्सिको से है तो घर में झाड़ू मरवाएगा लोग, सच्चाई है। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स इन अमेरिका दे हैव अ फिलिपिनो और अ मैक्सिकन सर्वेंट। अच्छा, वो जो उसी घर में एक छोटे से कमरे में रहता है और पूरे घर की देखभाल करते हैं। क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर पति पत्नियां काम दोनों करते हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए वो खोजते हैं वैसी नैनी जो मैक्सिको की हो। मान्यता है कि परवरिश बड़े परिवार होते हैं मैक्सिको में, तो महिलाएं ज्यादा केयरिंग होती हैं बच्चों के प्रति, इस वजह से। तो ये मेरा बोलने का मकसद ये था कि अमेरिका अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, सीरिया प्रोटेक्ट करता है, रसिया प्रोटेक्ट करता है, चीन घुसने देता है किसी को, हम क्यों घुसने दें? भारत के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन देखिए यहीं पे आके थोड़ा सा गेम बदलता है। आपके यहाँ 2.5 लाख हिंदू बांग्लादेशी भी आ रहे हैं। हिंदू बांग्लादेशी किसको वोट करेंगे? चलिए आप जवाब मत दीजिए इसका, मैं जनता के पास छोड़ता हूं। हिंदू बांग्लादेशी आएंगे जो वहां से मुस्लिम जनसंख्या से पीड़ित होकर आएंगे, तो वो वोट किसको करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मोदी को करेंगे। इसीलिए आपने सीए एनआरसी के जो फैसले हैं इनको उतनी तत्परता से लागू तो नहीं देख रहे हैं। और ये सच है कि इससे एक बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की है और बिहार में तो मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है। मतलब जो सबसे बड़ी ये चीज देखा जाए ना, ये जो डेटा है, शेख हसीना जब वहां पे प्रधानमंत्री थी तब का डेटा है जी, और शेख हसीना नहीं है, वहां पर कत्लेआम किया जा रहा है हिंदुओं के, तब तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन बिहार में फिर भी मैं कहता हूं जो आंकड़े दर्शा रहे हैं, कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो ऊपर से आंकड़े आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि बिहार में जो
मुस्लिम बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या, उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती गई है। इसीलिए अब इस वोट बैंक को इंडिया गठबंधन के लिए हथियार बनने देने को लेकर अमित शाह और मोदी ने तय कर लिया है कि ये हथियार नहीं देना है उनके हाथ में। एक झटके में मैं बताता हूँ, एक आंकड़ा बताता हूँ आपको। बाकी देख, बर्मा भूटान से भी कई लोग आते हैं मुस्लिम, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये आंकड़ा बताता है, एक वेग आंकड़ा है जो बताता है कि 15 मिलियन के आसपास बांग्लादेशी हर साल, मैंने हर साल बोल रहा हूँ, 15 मिलियन के आसपास बांग्लादेशी इंडिया में हैं। 2009 क्या अब तक का आंकड़ा है, मतलब इसी को मान लिया गया है, मतलब ये 19 से 20 हो सकते हैं मिलियन, इसी आसपास में है ये माना जा रहा है। इसके बाद कोई आंकड़े नहीं। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 मिलियन इस वजह से है जिनका पैतृक निवास यहाँ है। जैसे अब कैसे रहते हैं पाकिस्तान के लोग यहाँ पे कई जगहों पर, सिंध पंजाब के इलाकों में खूब रहते हैं, तो उसको जोड़ के जाता है कि चलिए भाई उनका तो घर ही है यहाँ। इसके अलावा 3.1 ऐसे हैं जो रेसिडेंस टेम्पोररी है, जिनका जो आना जाना जिनका लगा हुआ है, जिनका इसलिए आना जाना लगा हुआ है कि या तो उनका रोजगार है या परमिट है या लाइसेंस है या पासपोर्ट है या ऐसी कोई परिस्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन इसके बाद जो बच रहे हैं लोग, वो 10 मिलियन के आसपास, वो कौन है? इनमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं? देखिए, अगर एस्टिमेशन किया जाए, हम एस्टिमेशन पे ही बात कर सकते हैं क्योंकि आंकड़े तो है नहीं, क्योंकि आंकड़े जो है वो migrationpolicy.org का आंकड़ा जो है वो 2020 में इतना कम है कि संभव ही नहीं है कि भारत में 2.5 मिलियन ही बांग्लादेशी हों। क्योंकि खुद बांग्लादेश के अखबार ये कह रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख तो हिंदू जा रहे हैं हर साल बांग्लादेशी इंडिया की तरफ, तो फिर मुस्लिम कितने जाते होंगे? और उस अंदाज पे फिर ये 2.5 मिलियन ही कैसे हो सकता है? ये तो सेपरेशन के वक्त भी नहीं होगा, क्योंकि सेपरेशन की पॉलिसी के आधार पर तो ये बता रहा है कि 3.7 मिलियन तो पैतृक निवास है उनका, यहाँ उनका घर मकान है। वो वहाँ बंटवारे के वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, तो इसलिए वो पाकिस्तानी हो गए, लेकिन संपत्ति तो उनकी यहाँ रह गई, पैतृक रूप से यहीं के हैं। जी, तो उस स्थिति के आधार पर ये आंकड़ा जो है वो गलत साबित होता है माइग्रेशन पॉलिसी का। लेकिन जो मुख्य आंकड़ा है वो ये है कि इन इलाकों में जो सबसे बड़ी जनसंख्या इस वक्त बूम कर रही है, जो एनडीए को परेशान करेगी, जो नीतीश कुमार की भी चिंता का सबब बनेगी, जो आगे चल के चाहे नेशनल रजिस्टर लाना हो या सीए को इम्प्लीमेंट करना हो राज्यों में, उसके लिए बहुत चुनौती बड़ी उत्पन्न होगी। जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भाजपा को सरकार बनाने से रोक देती है जो चीज़ें, ये ताकतें और मजबूत होती जाएंगी। और इन्हें रोकने का फिलहाल एक ही तरीका है कि भारत अपने बॉर्डर्स को सील करने के अलावा, वो तो जो पूरी तरह से संभव है नहीं, के अलावा एक ऐसा सतत कानून बनाए जिस कानून के तहत देश के बाहर के नागरिकों के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, देश में नागरिकता का एक पैमाना तय हो। कोई मुंह उठाकर चला ना आए, कोई मोदी का नाम लेके मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, घुस मत जाए इंडिया के बॉर्डर में और वहाँ बैठे जवान ये सोचे कि ठीक है तो अपने ही पक्ष का लगता है। और ये भी ना हो कि कोई अल्लाह अकबर करते हुए घुस जाए और बैठे वहाँ लोग कहे तो हमारा ही बिरादर है, गले लगाते हैं इसको, तो कल आप ही का जमीन खाएगा, कल आप ही के घर में वो क्राइम करेगा। जो हुआ है इजराइल और गाजा में, वो इंडिया में किसी वक्त हो सकता है। आप समझिएगा, जिस तरह से इजराइल बीच में पिस रहा है, वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इंडिया भी पिस सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ लीजिए कि अगर दोनों चाह देंगे साथ में तो इंडिया के लिए कष्ट हो जाएगा। वैसी स्थिति में हालांकि बांग्लादेश का इंडिया के प्रति हमेशा रवैया अच्छा रहा है, बांग्लादेश हमारे अधीन रहा है। जब तक शेख हसीना थी तभी तक सर, उसके बाद तो माहौल ठीक है। अब वो देखिए, बांग्लादेश इतना बड़ा देश नहीं है कि वो अपने आप में सर्वाइव कर सके। बांग्लादेश को भारत से जितना बिजली मुफ्त में ले लिया चुका है अब तक, वो बिजली का ही चार्जेस अगर उससे लिया जाए तो पूरा देश बिक जाएगा। एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताते हैं, हंसी भी आएगी और तरस भी आएगा। बांग्लादेश की टोटल जो जनसंख्या है वो 17 करोड़ है, जिसमें 8% हिंदू हैं। यूपी की जनसंख्या जो है वो 24 करोड़ है। 17 करोड़ बांग्लादेश लोग हैं बांग्लादेश में, और यूपी में 24 करोड़ लोग हैं। केवल एक यूपी ही काफी है, बाबा ही काफी संभालने के लिए बांग्लादेश को। तो वैसी स्थिति में एक देश जिसकी जनसंख्या कम है, जिसके क्षेत्रफल की संख्या कम है, जो पहले से ही डिवाइडेड में से डिवाइडेड हुआ है और जिसके पास रिसोर्सेस कम है, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हैं, बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो बांग्लादेश इंडिया से दुश्मनी करके सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
और वो पॉलिटिकल टेंशंस नहीं चाहेगा। भले ही वहाँ सत्ता में आने के लिए लोग लिबरल और करते रहते हैं, मोदी जी भी तो वही खेल खेलते हैं, लेकिन वो एक सच्चाई है कि रेडिकल लिबरल की लड़ाई अपनी वो गृह की लड़ाई है उनकी। जब मोदी जी से बात करनी होगी और भारत के लोगों से बात करनी होगी तो उनको लहजा थोड़ा नरम करके आना होगा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के वहाँ पे जो एजेंडा चल रहा है, वहाँ इस्कॉन के जो मुख्य पुजारी थे उनको नहीं, देखिए ये तो बांग्लादेश ये तो कहेगा ही ना कि इंडिया करवा रहा है, वो अनरेस्ट वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सच्चाई यही है कि 8% हिंदू बांग्लादेश में कर भी क्या सकते हैं। इनमें से 8% तो आंकड़ा था, इसमें से घटा के 2-4% और कम कर दिया गया होगा। जो हाल में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो कि देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके घरों तक पर टॉर्च करने की कोशिश की गई, तो इट क्रिएट्स अ वेरी शैलो केस कि मतलब आसान नहीं है कि बांग्लादेश अपने जो गलतियां हैं उनकी तोहमत हम पे लगा दे, ये आसान नहीं है। लेकिन एजेंडा भाजपा का क्या है इस तरह का? क्योंकि सिगरेट इंडिया पिएगा, कैंसर पाकिस्तान बांग्लादेश को होगा, ऐसा होता है क्या? बांग्लादेश ने अपनी कोई गलतियां होंगी तभी ना। और मोदी को सच पूछिए तो बांग्लादेश से फायदा कम है पॉलिटिकली, नुकसान ज्यादा है। फिर भी चूंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स को लेकर, बॉर्डरिंग कंट्रीज को लेकर एक पॉलिसी मेकर के तौर पर मोदी को इवॉल्व किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन लीडर जो ग्लोबल लीडर है, वो कितनी बार आपने देखा है, मैं तो सब खुल के बोल रहा हूँ, कितनी बार आपने देखा है और जो यूनिवर्सल इंटरनेशनल डायस्पोरा है उस पर ट्रंप, मोदी और पुतिन और इनके चेहरों को हमेशा आपने हाल में देखा है। लेकिन इससे पहले आपने कब देखा था? बहुत कम दिखता था। हाँ, मैं मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की ताकत हमेशा रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट इस वक्त भाजपा कर रही है अपने लीडर मोदी को एज अ इंटरनेशनल लीडर, वो कभी हुआ नहीं है, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आप पैसे भी देखते थे कि नरेंद्र मोदी जाते थे पीछे से, बाकी हाथ मिलाने के लिए सोनिया गांधी आगे खड़ी होती थी। ये भारत के प्रधानमंत्री की ताकत को, उस पद को काफी छोटा कर देता था। तो पॉलिटिकली मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ एक पॉलिटिशियन की तरह, जो देखता हूँ बोलने का आदी हूँ। मैं अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अच्छा, तो पॉलिटिकली सर इसमें क्या लगता है आपको कि क्या करने वाली है भाजपा? इसमें क्या कुछ बहुत बड़ा नहीं, भाजपा ने तैयारी कर ली है। अगला बंगाल चुनाव जो होगा, जो 2019 में शायद वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होगा, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर जो वोटर होंगे तथा कथित रूप से एक पार्टी के, वो कंसंट्रेशन कैंप में बैठे होंगे। अच्छा, मुझे लगता है उसी जो नितिन नबीन का हालिया बयान आया है जी, आज तो बिहार में भाजपा के मंत्री और नेता ने तो बयान भी दिया है इस पर, मतलब उसी दिशा में इनका कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब गिरिराज सिंह के कार्यक्रम पर नीतीश कुमार की चुप्पी, मुस्लिम नेता बोल रहे थे, नीतीश ने कुछ नहीं कहा और 4 सीट जीत गए आप। तो 4 सीट की जीत का श्रेय भी मिलेगा ना गिरिराज सिंह को। अगर गिरिराज सिंह से 3 सीट हार जाते हैं तो नीतीश कुमार आ जाएगा, उनको दवाई दे देते हैं। लेकिन नीतीश भी समझ गए हैं कि ओहो, ये तो करना भी नहीं पड़ रहा, हाथ भी गंदा नहीं करना पड़ रहा है और फायदा भी मिल रहा है। तो किसको अच्छा नहीं लगता है पैसिव खुशी जी। तो चलिए देखिए, आज के देशनामा में हमारे संपादक नमन मिश्रा ने चीर फाड़ कर दिया है, बता दिया है कि आखिर वो कौन सा वोट बैंक है, आखिर वो कौन सी चुनौती है जिस पर कमांड कर लिया है अमित शाह ने, वो कौन सी समस्या थी जिसकी निजात भारतीय जनता पार्टी ने पा लिया है। अब 2029 की जब लड़ाई होगी, जब भिड़ंत होगी, तब एनडीए और इंडिया में साफ साफ टक्कर होगा। और जिस वोट बैंक की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और जरूर वो भाजपा और एनडीए को मजबूती दिलाएगी। फिलहाल देशनामा में इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।